इराविया ने अपने चेहरे को अध्वर्य की गर्दन में घुसाया हुआ था। उसकी कमर अपनी कमर को जरा सा मजबूत करते हुए अध्वर्य ने धीमी सी आवाज में कहा, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल, रिमेंबर दैट। अध्वर्य की बात का मतलब इराविया बिल्कुल साफ साफ समझ रही थी। वह जानबूझकर अध्वर्य को उकसा रही थी। तो आगे जो कुछ भी होगा वो सब उसे फेस करना ही पड़ेगा। शर्म के मारे उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। अपने होठों को दांतों के नीचे दबाते हुए कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही बैठी रही। फिर वह अध्वर्य की गोद से खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। तब तक तुम शावर ले लो, उसके बाद सोना है। और हाँ, ऑफिस का काम ऑफिस में ही रखा करो, घर लेकर आने की जरूरत नहीं है, और बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर इराविया वहां से चली गई। अध्वर्य कुछ सेकंड तक चुपचाप बैठा रहा, दरवाजे की तरफ देखता रहा जहां से इराविया चली गई। फिर एक गहरी सांस लेकर वह खड़ा होकर बाथरूम में चला गया। इराविया किचन में पहुंची तो देखा कि वहां पर जारा फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकाल रही थी। इराविया ने जारा से कहा, तुमने डिनर नहीं किया? लेकिन जारा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फ्रिज से थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर वह बिना कुछ उसकी तरफ देखे वहां से चली जाती है। ठीक उसी वक्त पिया किचन में आ जाती है और जारा को वहां से जाते हुए देखती है। राबिया को फिलहाल घर के बाकी सदस्यों से ऐसे बिहेव की ही उम्मीद थी, तो उसे ज्यादा दिल पर ना लेते हुए वो दूध गर्म करने लगती है। पिया उसे देखते हुए बोले, तुम्हें बुरा नहीं लगता? इराविया ने पिया की तरफ देखा और पूछा, किस चीज का? पिया ने थोड़ा ओकड़ होकर कहा, जैसा घर वालों का बिहेव तुम्हारे लिए है। इराविया हल्का सा हंस देती है और कहती है, क्या ये सब मेरी वजह से नहीं है? मैंने ही उन्हें मजबूर किया है। कुछ सेकंड के लिए पिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ साफ देखी जा सकती है। इराविया पिया से बोली, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पिया ने एक हेल्पलेस सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जब से यहाँ लौट कर आई हूँ मुझे कभी पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, एक फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, इनफैक्ट मॉम डैड भी। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि वाकई में मैं उनकी बेटी हूँ या रेचल। पिया की बातों में उदासी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। वह इराविया पिया के पास आई और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है पिया, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इस वक्त वो लोग रेचल से इन्फ्लुएंस हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें गलत नहीं कह सकती। पिछली लाइफ में मैं भी तो ऐसी थी ना, मैं भी तो रेचल से इन्फ्लुएंस हुई थी। इस फैमिली के मेंबर्स को, आदि को, तुम्हें, तुम सबको मैंने कितना हर्ट किया था। पिया कुछ नहीं बोलती, नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ी रहती है। इराविया पिया से बोली, खून हमेशा पानी से गाढ़ा ही होता है पिया, तुम उनका अपना खून हो, तुम्हें पता है पिछली लाइफ में रेचल की मौत कैसे हुई थी? अचानक ये सुनकर पिया हैरान हो जाती है और इराविया की तरफ देखती है। रेचल की भी मौत हुई थी? इराविया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, मुझे इस वक्त अग्निहोत्री फैमिली मैटर्स से कोई भी मतलब नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था। उस वक्त मेरा फोकस सिर्फ आदि को बर्बाद करने पर था, लेकिन वो हादसा इतना हाईलाइट हो चुका था ना कि किसी की नजर उस पर ना पड़े ये नामुमकिन था। पिया और भी ज्यादा कंफ्यूज होकर बोली कि क्या मतलब, कैसा हादसा? इराविया पिया की तरफ देखकर बोली, एग्जैक्टली मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाजा है। एक पार्टी में जहाँ रेचल अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, वहां पर रेचल का सरेआम मर्डर हुआ था। तुम्हारी मॉम उस पार्टी में हाथ में खंजर लेकर पहुंची थी। ये सुनकर पिया का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फट गई। क्या, मॉम? तो क्या तुम कहना चाहती हो कि रेचल को मॉम ने मारा था? इराविया हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसने कहा, उस वक्त वो न्यूज एक वीडियो क्लिप टीवी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। मैंने देखा था, तुम्हारी मॉम ने रेचल को सरेआम सबके सामने खंजर से मारा था और उसके बाद मर्डर केस में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। पिया हैरान थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इराविया ने कहा, उन्हें इस हद तक सिर्फ एक ही चीज ट्रिगर कर सकती है। शायद उन्हें पता लग गया था कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वही शामिल थी, उसी की वजह से हुआ था, और उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए किया था। इराविया की बात सुनकर पिया का हार्ट बीट स्किप करने लगता है। इराविया ने पिया से कहा, जारा को भी मर्डर केस में सजा हुई थी। ये सुनकर पिया शॉक हो गई। जारा? उसने किसका मर्डर किया? इराविया कुछ बोलने वाले थे कि तभी घर की एक नौकरानी नीलिमा किचन में आते हुए बोली, आप दोनों यहाँ पर? नीलिमा के आ जाने से अचानक इराविया और पिया चुप हो गई, उसकी तरफ देखने लगी। नीलिमा ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? क्या आप लोगों को भूख लगी है? मैं कुछ बना दूं आपके लिए? इराविया ने हवा में हाथ घुमाते हुए कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस दूध गर्म करने आई थी। फिर पिया ने कहा, और मैं बस अपने लिए कॉफी बनाने।
हम खुद कर लेंगे, आप जाकर सो जाइए। नीलिमा थोड़ी awkward होकर हल्का सा सिर हिला देती है और वहां से चली जाती है। यह एक गहरी सांस लेकर इराविया की तरफ देखकर बोली, तो फिर जारा ने किसके मर्डर का इल्जाम ओके तो फिर जारा को किसके मर्डर के इल्जाम में सजा हुई? इराविया की नजरें जाते हुए नीलिमा के ऊपर टिकी हुई थी और उसके एक्सप्रेशंस काफी ठंडे हो गए थे। उसने पिया से कहा, नीलिमा के मर्डर के। यह सुनकर पिया एकदम से हैरान हो गई। उसने पलटकर नीलिमा की तरफ देखा और फिर हैरानी से इराविया की तरफ देखते हुए नीलिमा की तरफ इशारा किया। ये? इराविया ने हाँ में अपना सिर हिलाकर पिया की तरफ देखा। पिया के चेहरे का रंग तो जैसे पीला पड़ गया था। उसने इराविया से कहा, लेकिन जारा घर की नौकरानी को क्यों मारेगी? इराविया ने गैस की फ्लेम को बंद किया और दूध को ग्लास में डालते हुए कहा, मुझे नहीं पता। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, अग्निहोत्री खानदान में क्या चल रहा है इस चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मेरे सामने सिर्फ वह वीडियो फुटेज आई थी। एक पल के लिए रेचल के साथ जो कुछ हुआ वह देखकर हैरान जरूर हो गई थी मैं, लेकिन फिर मैंने इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मुझे वैसे भी इस घर के मामलों से कोई लेना देना नहीं था। इराविया ने पिया की तरफ देखा और सीरियस आवाज में कहा, लेकिन नीलिमा के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे कुछ अजीब लग रही है। पिया कंफ्यूज होकर बोली, कैसे? इराविया ने कहा, पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। पिया ये सुनकर तुरंत इराविया से बोली, नीलिमा रेचल पर बहुत फेवर करती है। हमेशा उसके आसपास रहना, वह जो भी खाना चाहती है उसे तुरंत बना कर देना, हमेशा उसके कमरे की क्लीनिंग करते रहना। कभी कभी तो मैंने दोनों की बातें करते हुए भी देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। ये सुनकर इराविया और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। क्या वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नीलिमा का रेचल के साथ कोई कनेक्शन हो, या फिर इसने रेचल को भी अपने किसी गुनाह में शामिल किया हो? पिया ने कंफ्यूजन आवाज में कहा, पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये नीलिमा मुझे बड़ी नफरत भरी नजरों से देखती है, जैसे इसे मेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। इराविया कुछ सेकंड के लिए सोचती है और फिर एक गहरी सांस लेकर पिया से कहती है, ऑल राइट, इसका पता भी हम लगा लेंगे। फिलहाल मैं चलती हूँ, गुड नाइट। पिया ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट। इराविया दूध के ग्लास को लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। इराविया कमरे में पहुंचकर चारों तरफ देखती है। उसे अध्वर्य कहीं पर भी नजर नहीं आता। फिर वह दूध का ग्लास नीचे रख देती है और सोचती है कि शायद अध्वर्य बाथरूम में है। वह अपने बाल ब्रश करने ही लगती थी कि तभी अचानक उसकी नजर टॉवल पर पड़ती है जो सोफे पर रखा हुआ था। टॉवल तो यहीं पर है। इराविया टॉवल के पास पहुंच जाती है और फिर उसे लेकर बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगती है। आदि, तुम अपना टॉवल तो। इतना बोलते ही अचानक उसके कदम, उसकी जुबान रुक गई। उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। इज ही मास्टरबेटिंग? सामने का नजारा देखकर इराविया की सांस हलक में बिल्कुल अटक गई और हाथ से टॉवल नीचे छोड़ते हुए गिर गया। अध्वर्य इस वक्त बिल्कुल उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था और उसके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा डेस्परेट और डार्क हो गए थे। वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था जैसे शावर ले चुका है और उसके बदन पर इस वक्त कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसकी हॉट मस्कुलर बॉडी कपड़ों से बाहर थी और पानी में भीगी हुई थी। इसका एक हाथ दीवार के ऊपर और दूसरा नीचे की तरफ था। उसने इराविया की तरफ देखा तो इराविया ने तुरंत अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लिया। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। वह इतना हिचकिचा रही थी मानो जैसे पता नहीं उसने क्या ही देख लिया। उसकी धड़कनें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बाहर जाने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाती है, तुरंत अध्वर्य उसे पकड़कर एकदम से पीछे खींच लेता है। उसकी सांसें रुक जाती है जब वह अध्वर्य के मजबूत से सीने से टकराती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। अध्वर्य धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, कहाँ जा रहे हो? इराविया के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हिम्मत करके वह बोली, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। वह आगे जाने के लिए बढ़ी, लेकिन अध्वर्य के हाथों की पकड़ उसकी कमर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। अगले पल अध्वर्य ने एकदम से उसे दीवार से लगा लिया और अपने भारी भरकम शरीर से उसे कवर कर लिया। इराविया बिल्कुल, उसकी सांसें बिल्कुल अटक चुकी थी। वह अध्वर्य से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। उसे इस तरह हड़बड़ाए हुआ देखकर आदि के होठों पर छोटी सी तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई। इराविया के कान के पास अपने होठों को लाते हुए उसने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी बॉडी तुम्हारी वजह से रिएक्ट कर रही है और अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा यही होगा तुम अपनी गलती को सुधारो और मेरी मदद करो।
राव्या की धड़कनें और भी ज्यादा बेचैन हो गई, बहुत ज्यादा तेज हो गई। मदद करो? कैसी मदद करो? वह अपना सिलाइवा गटक लेती है। अध्वर्य उसकी आंखों में बड़ी डीप और पैशनेट तरीके से देख रहा था। उसकी आंखें डार्क हो गई थी और होठों पर अब भी एक मॉकिंग तिरछी सी मुस्कुराहट थी। इराव्या के होंठ थर्रा रहे थे। अब अध्वर्य इस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसने इराव्या के हाथ को पकड़ा और उसे नीचे की तरफ गाइड किया। इराव्या का चेहरा टमाटर की तरह ज्यादा लाल हो चुका था और अगले ही पल अध्वर्य ने अपना ठंडा होठ उसके नरम होठों पर रख दिया। कॉलेज के ग्राउंड में बेंच के ऊपर जारा चुपचाप बैठी हुई थी। उसके पैरों के नीचे फुटबॉल थी और हाथों में एक मैगजीन। कुछ अजीब नजरों से वह मैगजीन को देख रही थी। उसके बाद वह मैगजीन को खोलकर देखती है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर मॉडल्स की फोटो थी। सबने बहुत फैंसी डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरीज पहन रखी थी। उनके कपड़ों को देखकर, उनके मेकअप, हेयर स्टाइल, उनकी ज्वेलरी, इसको जारा बस देखी ही जा रही थी। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, हे ब्रो, व्हाट्स अप। जारा जैसे ही पलट कर देखती है तो उसके पीछे विजय खड़ा हुआ था। देखकर अचानक उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह थोड़ी हैरान होकर मैगजीन को वहीं बंद करके रख देती है और खड़ी हो जाती है। तो तुम यहाँ पर? विजय आगे चलकर आता है और अपने कंधों को हल्का सा ऊपर उठाकर कहता है, क्यों, मैं नहीं आ सकता अपने ब्रो से मिलने के लिए? ये बोलकर वह जारा के कंधे पर हल्का सा थप्पा मारता है। जारा थोड़ी ऑकवर्ड होकर खड़ी हो जाती है। तभी विजय की नजर बेंच के ऊपर रखी मैगजीन पर पड़ती है, जिसे देखकर वह अपने आईब्रोज को थोड़ा ऊपर उठा लेता है। तुरंत झुककर मैगजीन को अपने हाथ में उठाकर उसे अलट पलट कर देखता है। ये फैशन मैगजीन तुम्हारे पास कैसे? विजय कंफ्यूजन भरी नजरों से जारा की तरफ देख रहा था। जारा थोड़ा ऑकवर्ड होकर नजरें चुराती है और अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से को खुजलाने लगती है। नर्वस होने पर वह अक्सर ऐसा ही करती है। विजय मैगजीन को अच्छे से खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। ये देखकर वो कुछ पल के लिए तो कंफ्यूज होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें कुछ रियलाइज करके बड़ी हो जाती है। ओह माय गॉड! ये कितना जोर से चिल्लाता है कि जारा उसकी तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखती है। क्या हुआ? जारा के पूछने पर विजय तुरंत आसपास देखता है कि कहीं कोई वहां पर है तो नहीं। जारा कंफ्यूजन में उसे देखती है कि वे क्या देख रहा है, लेकिन आसपास कोई भी तो नहीं है। तो विजय जारा की तरफ देखता है। विजय जिस तरह से उसे देखता है जारा को काफी अजीब लगता है और ऑकवर्ड भी। विजय अपना सिलाइवा निगल लेता है। एक गहरी सांस लेकर वह जारा के पास आता है और फिर दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर उसकी आंखों में देखता है। जारा को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन अचानक विजय के करीब आ जाने से उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हालांकि वह चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन को मेंटेन रखती है, लेकिन उसका दिल सीने में उछल रहा था। विजय काफी नरम आवाज में बोलता है, जारा, क्या सच में तुम ऐसा फील करती हो? अचानक विजय की बात सुनकर जारा थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हो गई। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जारा विजय से बोलता है, तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स हैं? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अचानक विजय की बात सुनकर जारा की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह अपना सिलाइवा निगल लेती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए बोली कि क्या क्या मतलब, क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? विजय ने थोड़ी डेस्परेट आवाज में कहा, अपनी फीलिंग्स के बारे में। तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया क्यों नहीं? ये बात सुनकर जारा की आंखें बड़ी हो जाती है और अचानक ही वह बहुत नर्वस महसूस होने लगती है। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को थोड़ा जोर से कस लिया और विजय से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं करती। क्या क्या मतलब? मेरी कौन सी फीलिंग? क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगातार जारा विजय से नजरें चुरा रही थी। विजय के चेहरे की हैरानी गायब हो गई और अब उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गई। वह तुरंत जारा के सामने आया। उसने दोनों कंधों को पकड़ उसे करीब करते हुए बोला, तो क्या तुम ये बताना मुझे जरूरी नहीं समझती? जारा हैरान हो गई। विजय जारा से बोला, तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? अपनी फीलिंग्स के बारे में तुमने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुम मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ? विजय की बातें जारा को और भी ज्यादा नर्वस कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वे क्या बोले। वह कंप्लीटली स्पीचलेस हो गई थी। हिम्मत करके जारा ने अपनी नजरें नीचे की और कहा, वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। विजय ने तुरंत अपने हाथों से अपना सर पकड़ लिया और डेस्परेट होकर यहाँ वहां चक्कर काटने लगा। जारा को कुछ समझ नहीं आया कि वे क्या बोले। विजय उसके सामने आकर बहुत डेस्परेट आवाज में बोला, कम ऑन यार, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। विजय की बात सुनकर जारा कुछ बोल ही नहीं पाई। विजय जारा से बोला, तुमने क्यों छुपाया?
मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी फीलिंग्स जानने के बाद मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा? क्या तुमसे बात नहीं करूंगा या तुमसे नाराज हो जाऊंगा? कम ऑन यार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पता है मुझे इस वक्त कितना दुख हो रहा है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। जरा अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबा लेती है और अपनी नजरों को नीचे झुका लेती है। हाँ, ये बात सच है कि विजय को काफी वक्त से पसंद करती है जारा, लेकिन ये बात कभी उसकी जुबान पर नहीं आएगी। इसका तो उसे सपने में भी ख्याल तक नहीं आया था, और ना ही वह ये कभी बोलने की हिम्मत कर सकती थी। वह बाकी लड़कियों की तरह सॉफ्ट, नाजुक, नरम, ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं थी, अलग है। और ऐसी लड़की को, मतलब एक टॉमबॉय जैसी लड़की को भला कोई लड़का कैसे पसंद कर सकता है? इसलिए जारा ने कभी सोचा भी नहीं कि वह विजय के सामने अपनी फीलिंग्स को कभी रख सकती है। लेकिन अब क्या उसे सच में पता चल गया है? और चल गया है तो क्या फैसला होगा उसका? कहीं ना कहीं जारा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसे कुछ ना बोलता हुआ देख विजय जारा के पास आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखता है। विजय जब उसे टच करता है तो अचानक जारा को अपनी बॉडी में बिजली का करंट सा महसूस होता है। वह उसके करीब खड़ा था, उसका चेहरा उसके हाथों में था और वह उसकी आंखों में देख रहा था। यह कितनी अजीब फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हों। जारा तो इस वक्त पलके झपकाना तक भूल गई थी। विजय जारा से बोलता है, तुम्हें मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था, इसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अब लेस्बियन होने में भला क्या बुराई है? ये कम्प्लीटली हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि हम किस में इंटरेस्टेड है। अगर तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो तो इट्स ओके, अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हें किसी में तो इंटरेस्ट है, और इस चीज की वजह से हमारी दोस्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई प्रॉमिस। अचानक विजय की बात सुनकर जारा की आंख एकदम से बड़ी हो गई और वह तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। जारा की हरकत देखकर विजय थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जारा ने कहा, क्या कहा तुमने? विजय ने जवाब दिया, मैंने कहा हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम एक लेस्बियन हो। जारा ने इरिटेट होकर बोला, और तुमने कैसे ज्यूम कर लिया कि मैं एक लेस्बियन हूँ? अचानक जारा की ऐसी हरकत से विजय थोड़ा हैरान और कंफ्यूज होकर मैगजीन दिखाते हुए बोला, तुम इसमें लड़कियों को देख रही थी तो मैं और क्या समझूं? अब जारा को समझ में आया कि विजय किस बारे में बात कर रहा था। यह महसूस करते ही अचानक उसे अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस होता है, पर वह जल्दी अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के पीछे से छुपाते हुए बोली, जस्ट बिकॉज मैं मैगजीन और इसमें मॉडल्स को देख रही हूँ तो तुमने ये मान लिया कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है? ये भी तो हो सकता है कि मैं उनके कपड़े देख रही हूँ, उनका स्टाइल देख रही हूँ, उनकी ड्रेसिंग सेंस को देख रही हूँ, या उनकी ज्वेलरी देख रही हूँ। जारा की बात सुनकर एक पल के लिए विजय स्पीचलेस हो जाता है और फिर होश में आते हुए पूछता है, तुम उनके कपड़े, एसेसरी, स्टाइलिंग देख रही हो? क्यों? किसके लिए? जारा ने अपना मुंह फेर कर फुटबॉल को हाथ में उठाते हुए कहा, क्या मतलब है किसके लिए? हो सकता है अपने लिए। अचानक ये सुनकर विजय के हाथ से मैगजीन एकदम से नीचे गिर जाती है और आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। जरा कंफ्यूजन में विजय की तरफ देखती है और अगले ही पल विजय फूट फूट कर हंसने लगता है, और वो इतना जोर से हंसता है अपना पेट पकड़ पकड़ कर कि दूर खड़े लोग भी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अचानक उसके ऐसे हंसने से जरा कंफ्यूज और हैरान हो जाती है। विजय कई देर तक हंसकर फिर बेंच पर बैठते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम ऐसे कपड़े पहनोगे, ऐसे स्टाइलिंग करोगे? तुम, आई मीन लाइक सीरियसली ब्रो, तुम? जारा उसके बगल में बैठते हुए बोली, क्यों, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? आफ्टर ऑल मैं भी एक लड़की हूँ। विजय फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। लड़की और तुम? वह फूट फूट कर हंसने लगता है। जारा के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं और वो फुटबॉल पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेती है, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठी रहती है। विजय जारा के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे तू भाई अपना, यू आर माई ब्रो। तू लड़की कैसे हो सकती है यार? नहीं नहीं, तू लड़की नहीं हो सकती। ऊपर वाले ने तुझे बनाने में ही गलती की है। और प्लीज हाँ, ये सब कुछ देखना बंद करो, ये लड़कियों का स्टाइल तुम्हारे लिए नहीं बना। ये बोलकर हंसते हुए विजय वहां से उठकर चला गया, लेकिन जारा के एक्सप्रेशंस वैसे ही कोल्ड और इमोशनलेस, और उसकी पकड़ फुटबॉल पर इतनी मजबूत हो गई थी कि मानो उसकी उंगलियां फुटबॉल को फाड़ डालेंगी। फिर वो उठकर वहां से चली गई। जारा उठकर चले जाने के बाद एक आदमी वहां पर चलकर आता है, प्रोफेसर रणधीर सिंह शेखावत। अपने स्पेक्स को ठीक करते हुए वह बेंच के पास पहुंचता है और जारा पर जहाँ पर एक मैगजीन रखी हुई थी, वह मैगजीन को अपने हाथ में उठाता है और एक कठोर कोल्ड आंखें मैगजीन को देखती हैं, और फिर अगले ही पल उसकी कोल्ड आंखें डार्क हो जाती हैं और मैगजीन को वो अपने मजबूत हाथों में मुट्ठी में जोर से कस देता है। थोड़ी देर में जारा खेल के मैदान में भागते हुए कोने पर पहुंचती है पानी पीने के लिए।
पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगती है, तभी उसे पीछे से रणधीर की आवाज सुनाई देती है। जारा। जारा पलट कर देखती है तो पीछे प्रोफेसर को देखकर एकदम से कड़क होकर खड़ी हो जाती है। रणधीर से प्रोफेसर ही नहीं, उनके कोच भी थे। उसके एक्सप्रेशन हमेशा ही एक तरह एकदम पत्थर जैसे कठोर रहती हैं। मैं जारा के पास आकर बोला, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों होती जा रही है? तुमने कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर अच्छे से परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रही हो तुम? उसकी आवाज में स्ट्रिक्टनेस थी। जारा ने अपना सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। रणधीर की आंखें उस पर टिकी रही और हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से कस गई कि उसके हाथों के नस दिखाई देने लगी। फिर एक गहरी सांस लेकर मुट्ठियां खुल गई और उसने वापस पलट कर जाने से पहले कहा, आज से तुम सैटरडे संडे को भी आओगी और रात 8 बजे तक यहीं पर प्रैक्टिस करोगी। उसके बाद वहां से चला गया। जारा हैरान रह गई, उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला और रणधीर उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। फोन के जोर जोर से बजाने की आवाज कमरे में गूंज रही थी और नरम बिस्तर पर सोती हुई एक खूबसूरत सी लड़की की नींद में कलर डाल रही थी। वह फोन इतनी जोर जोर से बज रहा था कि वह बेचारी लड़की बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। उसने बड़े लेजी तरीके से अपना हाथ ऊपर उठाया, टेबल पर रखे फोन को उठाया और बिना स्क्रीन पर देखे किसका फोन है, उसने सीधा फोन को कान पर लगाकर बहुत ही लेजी आवाज में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से उसे एक बहुत ही ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम अभी तक सो रही हो? रुद्वान की इतनी ठंडी आवाज सुनकर नेफिला तुरंत अपनी आंखें खोलती है और फिर स्क्रीन पर अपने बॉस का नाम देखकर थोड़ा एनोइंग फेस बनाकर बोलती है, पर उठने की जहमत नहीं करती। रुद्वान दूसरी तरफ से बोला, तुम्हें अब तक ऑफिस आ जाना चाहिए था और तुम अभी तक सो रही हो। मिस नेफिला गुलेरिया, ये क्या हरकत है? नेफिला ने बहुत एनोइंग आवाज में बोला, क्या मतलब है क्या हरकत है? मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सो रही हूँ। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आ जाऊंगी जब मुझे आना होगा। और वैसे भी मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कम से कम 8-10 घंटे की नींद चाहिए। कल तुमने मुझसे इतना काम दिया जिसे करते करते मुझे 2 बज गए। Would you expect कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊं? ड्रीम ऑन। मैं लंच टाइम से पहले ऑफिस नहीं आने वाली। एंड इनफैक्ट मैं तो आज छुट्टी लेने की सोच रही थी। और अगर तुम लीव अप्रूव कर देते तो। तभी दूसरी तरफ से रुद्वान की कड़क आवाज सुनाई दी, तुम मुझे आधे घंटे के अंदर यहाँ मेरी कैबिन की मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। रिमेम्बर दैट, सिर्फ आधा घंटा। अगर 30 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। ये बोलकर वह कॉल कट कर देता है। अचानक ये सुनकर नेफिला की पूरी नींद उड़ जाती है और वह तुरंत उठकर बैठ जाती है। फोन की स्क्रीन को हैरानी और गुस्से भरी नजरों से देखते हुए वह फोन को बिस्तर पर दे मारती है। हालांकि बिस्तर नरम था इसलिए फोन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नेफिला अपना सर पकड़कर कुछ सेकंड तक बैठी रहती है। जिस साला कमीना आखिर अपने आप को समझता क्या है? मुझे टीम मेंबर्स को नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। अरे यार। फ्रस्ट्रेट होकर वह बिस्तर से गिर जाती है। तभी उसके मोबाइल फोन पर बीप का साउंड आता है। वह फोन उठाकर लेजी आंखों से स्क्रीन पर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि स्क्रीन पर रुद्वान का मैसेज आया था जिसमें लिखा था 29 मिनट्स लेफ्ट। यह मैसेज देखते ही नेफिला उछलकर बिस्तर से बाहर निकलती है और तुरंत भागकर बाथरूम में जाती है। हाथ में ब्रश लेकर दांतों पर घिसते हुए वार्डरोब के पास आती है और अपने कपड़े निकालती है, टॉवल उठाती है और भाग के फिर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वह सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आती है। घर की नौकरानी एकदम से उसे ऐसे देखकर थोड़ी हड़बड़ाकर बोली, मैडम क्या हुआ? आप घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रही है? उसने तुरंत ब्रेकफास्ट के लिए एक सेब उठाते हुए कहा, शाहजहां जिले इलाई से मिलने। आज तो वह इस अनारकली को पक्का दीवार में चुनवा देगा। ये बोलकर वह फटाफट घर से भाग गई और नौकरानी एक गहरी सांस लेकर बस उसे देखती रही। फिर वह फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में नेफिला भागते हुए कैबिन में पहुंची और एक तेज आवाज के साथ फटाक से कैबिन का दरवाजा खोलती है। उसकी सांसें फूली हुई थी। वह इतना थक गई थी कि पूछो ही मत, क्योंकि वह भागते भागते कैबिन तक पहुंची थी। रुद्वान अपनी चेयर पर आराम से बैठा हुआ था। उसके सामने एक फाइल रखी हुई थी, हाथ में एक पेन था और चेहरे पर एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह कोल्ड। जब उसने नजरें उठाकर एक थकी लाश को अपने शरीर को घसीटते हुए कैबिन में आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन से भरी चमक आ गई और होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठ गया। फिर वह आराम से पीछे हुआ और कुर्सी से पीठ लगाकर कुर्सी को हल्का हल्का हिलाकर नेफिला को देखने लगा। उसके सामने पहुंचकर नेफिला गुस्से और फ्रस्ट्रेशन भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, प्रेजेंट सर। रुद्वान ने अपने मोबाइल फोन में टाइमर लगाया हुआ था जिसमें अब भी 30 सेकंड बाकी थे।
अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर उसने कहा, इम्प्रेसिव, 30 सेकेंड पहले आ गई तुम। दैट्स ग्रेट। यह देखकर नेफिला का मुंह बन गया और खुला का खुला ही रह गया। अपने गुस्से में रुद्वान की तरफ देखते हुए बोली, तुमने सीरियसली 30 मिनट का टाइमर सेट किया हुआ था? रुद्वान ने फिर से अपनी फाइल में देखते हुए कहा, नहीं तो तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ हवा में तीर चला रहा हूँ? जब मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने जॉब छोड़कर जाने की कोशिश की तो मैं पूरी टीम को फायर कर दूंगा। आई मीन इट। मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना, मैं ऐसा सच में कर दूंगा। रुद्वान की बात सुनकर नेफिला डिसबिलीव के साथ उसे देखती है। उसका मन तो कर रहा था कि कुछ ना कुछ चीज उठाकर उसके सर पर मार दे या फिर उसका गला पकड़कर दबा दे। तब तक दबाए जब तक उसकी सांस ना रुक जाए। फिर वह जिंदा रहने के लिए भीख न मांगने लगी। तब तक उसके गले को जोर से दबाए, इतना जोर से दबाए कि उसके सांस ही उसकी अटक जाए। इतना जोर से दबाए कि वह फ्रस्ट्रेशन में गुस्से में दांत पीस रही थी कि तभी रुद्वान ने फाइल में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे गले तक कितनी आसानी से पहुंच सकती हो? अचानक रुद्वान की बात सुनकर नेफिला की आंखें खुली की खुली रह गई। रुद्वान ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया और नेफिला को अपनी तरफ हैरानी से देखते हुए पाया, जैसे वह सोच रही थी कि इस आदमी को कैसे पता चल गया कि वह उसका गला दबाने की सोच रही है। रुद्वान अपने आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पर ऑब्वियस लिखा है और मुझे पता भी है कि तुम इस वक्त मुझे गला दबाने कर जान से मारने की सोच रही हो, लेकिन यह नहीं हो सकता, तुम्हारा बैड लक है। अब अपने डेस्क पर जाओ, मैंने वहां पर कुछ फाइल्स रखवाई है, उन्हें कंप्लीट करके मेरे पास लेकर आओ। और भी बहुत काम है करने के लिए, और सबसे पहले मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। नाउ गो। जाते जाते नेफिला धीमी सी आवाज में बोलती है, स्कमबैग बास्टर्ड। तभी उसने रुद्वान की आवाज सुनाई दी, सुन लिया मैंने। नेफिला तुरंत कैबिन से भाग जाती है। उसके जाते ही रुद्वान हल्का सा स्माइल करता है और फिर जल्दी उसके एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, पहले की तरह हो जाते हैं, और वह अपने काम पर फोकस करता है। रुद्वान की कॉफी डिलीवर करने के बाद वह अपने डेस्क पर जाती है और फाइलों का ढेर देखकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसका फोन जोर जोर से बजता है। नेफिला तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाकर देखती है तो स्क्रीन पर डैड वर्ड देखकर उसकी आंखें एकदम से चौंक जाती है।